गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे इस नए वीडियो में सबका स्वागत करते हैं। तो तुम लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करने वाले हैं जो मॉडर्न यूरोप के महान हस्तियों में, जितना मॉडर्न यूरोप के हस्तियों में हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, उनमें से पहले सारी में ये आते हैं, पहले लाइन में ये आते, इसका नाम आता है। ये हैं नेपोलियन बोनापार्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि एक साधारण परिवार से उठ के नेपोलियन कैसे फ्रांस के सम्राट बने थे। ये स्टोरी हम तुम लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पहले से अंत तक देखो और तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उनसे भी थोड़ा शेयर कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, जो लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये है कि नेपोलियन के बारे में आज थोड़ा इंफॉर्मेशन आज हम तुम लोगों के सामने शेयर करने वाले हैं। नेपोलियन के बारे में हिस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े बातें बोला गया है कि ये फ्रांस के विप्लव का संतान है और आधुनिक यूरोप और फ्रांस के मुक्तिदाता के रूप में बोला गया है इनके बारे में। तो इतने बड़े बड़े जो इनके बारे में टाइटल दिया गया है, कुछ ना कुछ तो होगा इनमें। तो क्या था इसके बारे में बात करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 1769 15 अगस्त, कर्सिका जो द्वीप है, आइलैंड है, वहाँ पर एक जगह है अजाकसियो, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका माता जी का नाम था लेटिजिया, इनका पिताजी का नाम था कार्लो बोनापार्ट, जो पेशे से वकील थे। ये जो कर्सिका जो आइलैंड है ना, यहाँ पर पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो बचपन से ये नेचुरल सिस्टम में बड़े हुए हैं और जो पहाड़ी इलाका में जो बड़े होते हैं ना, उनका दिमाग शार्प रहता है और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिजिकली वो लोग बहुत ही बड़े, बहुत ही फिट भी होते हैं। तो नेपोलियन का भी ऐसा ही कुछ था और नेपोलियन पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनका जो पढ़ाई था वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, रूसो, इन सब वो पढ़ चुके थे, वो इंस्पायर थे और इनका फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ, हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। तो मात्र 16 साल जब इसका उम्र था तब इनके पिताजी कार्लो बोनापार्ट का देहांत हो गया था। अब क्या हुआ, बचपन से ही पिताजी के चले जाने के बाद उनकी घर में बहुत ही कठिन परिस्थिति आना शुरू हो गए और बहुत दरिद्रता के साथ ये लोग जीने लगे थे। हम लोग सब जानते हैं जितने दरिद्र के साथ अगर बचपन में अगर कोई लड़का फेस करता है, कोई भी आदमी फेस करता है, तो बहुत वास्तव जो चीज़ है ना, उनके रियलिटी बहुत सामने आ जाते हैं। तो उससे उभर के वो सामने आगे आए और ऐसा कहा जाता है कि वो पहले ब्रियन और पेरिस जो सैनिक स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई किए और उसके बाद मात्र 17 साल उनका उम्र था, उन्होंने ज्वाइन किए जो आर्टिलरी फोर्स था, सब लेफ्टिनेंट के पद पे उन्होंने ज्वाइन किए फ्रांस के आर्टिलरी फोर्स में। तो अब शुरू हुआ नेपोलियन का एज ए मिलिट्री पर्सन के हिसाब से उनका जीवन। तो नेपोलियन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कैसे इनका उत्थान हुआ। ये हम लोग अगर देखेंगे कि ये जो कर्सिका है ना, ये कर्सिका पहले जेनोआ के अंदर अधीन थे, लेकिन फ्रांस ने उसको अंडर कर लिए थे। तो बचपन से ही फ्रांस के खिलाफ इनका माइंडसेट था और क्योंकि उनका जन्म से एक साल पहले ये जेनोआ से फ्रांस ने ये कर्सिका आइलैंड को ले लिए थे। तो वो जानते थे, तो इनसे ये विरोध थे फ्रांस के और विप्लव को समर्थन भी कर रहे थे। जब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रहा था तो ये समर्थन भी कर रहे थे। तो इनका जब नेशनल कन्वेंशन की शासनकाल चल रहे थे तो पहले कर्सिका आइलैंड को कुछ भी सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन नेशनल कन्वेंशन ने क्या किए, इनको अलग तरह का डिपार्टमेंट बना दिए। डिपार्टमेंट का मतलब होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो डिपार्टमेंट का मतलब स्पेशल इंपॉर्टेंस दिया जाना है। तो उसके बाद इनका कुछ सोच में बदल आया और कि ठीक है, कर्सिका आइलैंड को बहुत सारे सम्मान भी मिल रहा है। तो फिर फ्रांस के खिलाफ वो जो आक्रोश था वो कम हो गया था। तो अब क्या हुआ, जो भी देश के सेना के साथ वो रहने लगे थे और जो उस वक्त के जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रहा था वो भी समर्थन करते थे, नेपोलियन भी समर्थन करते थे। पॉलिटिकली वो जैकोबिन क्लब के समर्थक थे और बहुत सारे
ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के चलते या जैकोबिन क्लब के जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे बहुत वो इंस्पायर हुए थे। तो 1793 में पहला सामरिक एक्टिविटीज़, मिलिट्री एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोगों को पता चलता है। उस वक्त क्या हुआ था, जो भूमध्य सागर है वो भूमध्य सागर में एक बंदर था, मतलब पोर्ट, जिसका नाम था तुलो बंदर, जो फ्रांस के अधीन थे। इंग्लैंड ने आक्रमण किए थे। अब क्या किए, ये फर्स्ट टाइम ये नेपोलियन तुरंत आक्रमण किए और इंग्लैंड से वो तुलो पोर्ट उन्होंने छुड़वा लिया। और ये जो एक्टिविटीज़, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ हुआ, इसके चलते इनको ब्रिगेडियर जनरल का पद मिल गया। और इसके साथ साथ 1795 5 अक्टूबर जो राजतंत्र के समर्थन में इतने बहुत सारे लोग वहाँ पर आ चुके थे रास्ते में, पेरिस टाउन में। और मतलब उस वक्त नेशनल कन्वेंशंस की गवर्नमेंट चल रहा था फ्रांस में। तो नेपोलियन ने क्या किए, आर्टिलरी फोर्स को आदेश दिए और वो पूरी तरह से जनगण को छत्रभंग कर दिया। मतलब वो मिছিল वगैरह जो राष्ट्र के खिलाफ, नेशनल कन्वेंशन के खिलाफ वो पेरिस नगरी में चल रहा था, तो वो उन्होंने भंग कर दिए। और इसके साथ साथ ये जो घटना है, इस घटना का नाम है व्लादिमीर घटना। और जो व्लादिमीर इंसिडेंट और अक्टूबर घटना, अक्टूबर के महीने में ये घटना घटा था, तो 1795 में। तो ये आप इसके बाद इनका पद में थोड़ा उन्नति आया, ये मेजर जनरल के पद में ऊपर उनकी पोस्ट की उन्नति हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा घटना घटा जो वहाँ पर अपना ही साथी एक सेना थे जिनका मौत हो चुका था युद्ध में, उनका वाइफ था जोसेफाइन। तो उन्होंने इनको शादी कर लिए, नेपोलियन ने शादी कर लिए। और इसके चलते एक विधवा नारी को शादी करने के बाद नेपोलियन का जो प्रतिष्ठा फ्रांस के समाज में बहुत ही ऊंचे दर पर चले गए। अब नेपोलियन का सोच में ये आया कि इटली के विरुद्ध उनको अभियान चलाना है। और इसलिए 1795 टू 26 अक्टूबर जो नेशनल कन्वेंशन के गवर्नमेंट चल रहा था वो ख़त्म हो गए। उसके बाद फ्रांस में हम लोग जानते हैं डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन आए। डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन 1795 टू 99 तक चले। और इस दौरान हम लोग जानते हैं कि फ्रांस में हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ख़राब थे उस वक्त। हालांकि जो फर्स्ट जो जोट बने थे फ्रांस के खिलाफ, तो वो शायद अलग अलग टुकड़ों में बट चुका था, मतलब सब कंट्री उस जोट में नहीं रहते। तो ये हालांकि कुछ कंट्री जैसे इंग्लैंड हुआ और ऑस्ट्रिया हुआ, सार्डिनिया, तभी भी फ्रांस के खिलाफ ये लोग युद्ध कर रहे थे। तो नेपोलियन ने क्या किए, पहले उन्होंने इस युद्ध के जो इम्पोर्टेंट कंट्री है इटली के विरुद्ध उन्होंने युद्ध यात्रा शुरू किए, क्योंकि उनको दिमाग में लगा कि इटली एक ऐसा कंट्री है जो फ्रांस के नज़दीक है और एक खिलाफ लड़ रहा है, तो उनके खिलाफ पहले युद्ध करना है। तो उन्होंने क्या किए कि इटली में एक महीने से भी कम समय में उन्होंने पहले 5 युद्ध किए सार्डिनिया के साथ। तो सार्डिनिया को पराजित कर दिए और सार्डिनिया के साथ एक पैक्ट भी साइन हुआ था। उसके बाद सैवॉय, नीस, उसके बाद पार्मा, मोडेना, नेपल्स, ये सब शासक भी इनके सामने अपना समता जो है वो समर्पण कर दिए थे उसके डर से, मतलब पार्मा, मोडेना और नेपल्स। और इसके साथ साथ इन्होंने नेक्स्ट जो टारगेट लाए वो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए। उन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित किया नॉर्थ इटली में, और फिर उसके बाद लोम्बर्डी, वेनिस, मिलान को अपने कंट्रोल में कर लिए। अब उनका पोप का जो राज्य था वो उनको भी आक्रमण कर लिए। और ये पोप के साथ इनका एक पैक्ट हुआ जो पोप टैलेंटिनो का पैक्ट ये कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं, बाद में देखेंगे कि नेपोलियन के साथ पोप का अलग अलग तरह का एक पैक्ट भी हुआ था, तो उसके बारे में कभी दूसरे दिन बात करेंगे। तो अब क्या हुआ, इनका मेन टारगेट अब हुआ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो राजधानी वियना में जब नेपोलियन का फोर्स वहाँ पर पहुँचा तो वो उनका जो राजा था वो डर गए। तो इसीलिए नेपोलियन के साथ एक उन्होंने पैक्ट साइन कर लिए, जिस पैक्ट का नाम है कैंप फोर्मियो पैक्ट। तुम लोगों को एग्जाम में आता है कैंप फोर्मियो पैक्ट किसके साथ कब हुआ था, तो नेपोलियन मतलब फ्रांस के साथ ऑस्ट्रिया का हुआ था 1797 17 अक्टूबर ये पैक्ट हुआ था। और इटली और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध ये जो
इतना इतना सम्मान, इतना इतना सफल हम लोग बोलते हैं। तो ये जो वर्चस्व उन्होंने अपने कमाए, तो इसके चलते पूरे फ्रांस में इसका नाम फैल गया था और वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे। अब क्या हुआ कि और मैंने इटली में ना ऑस्ट्रिया का शासन चल रहा था बहुत सारे एरिया में। जब उन्होंने ऑस्ट्रिया को वहाँ से हटा दिए, तो इटली के जो जनगण थे ये नेपोलियन को बोलने लगा कि मुक्तिदाता, मतलब मुक्तिदान करने वाला इंसान। तो बहुत सम्मान मिल रहा था नेपोलियन को। अब वो क्या हुआ कि वो इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध लड़ने का उन्होंने मन बना लिए थे। हम लोग जानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ उस वक्त दो मिस्र उन्होंने तय किया कि मिस्र की तरफ जाना है। दो युद्ध हुआ था बैक टू बैक। पहले युद्ध जो हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ पिरामिड। बैटल ऑफ पिरामिड में हम लोग जानते हैं नेपोलियन जीत चुके थे। 1798 21 जुलाई हुआ था। दूसरा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में बैटल ऑफ नील नद, जो नील रिवर हम लोग बोलते हैं, नील नद का युद्ध। तो ये इस युद्ध में वहाँ का जो नेवल फोर्स, इंग्लैंड के जो नेवल फोर्स के लीडर थे नेल्सन के हाथ में इनका ये पराजित हो चुके थे नेपोलियन। लेकिन अब जब मिस्र से वो लौट रहे थे, ये पराजय का घटने का खबर वो फ्रांस में तब तक नहीं आया था। तब तक उससे पहले वो नेपोलियन पेरिस में आ चुके थे और इतने सारा सम्मान उनको मिला, बहुत पॉपुलैरिटी मिला। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो है ना इनका जीवन बदलाव आया जीवन में, क्योंकि उस वक्त डायरेक्टरी शासन चल रहा था। और इन्होंने क्या किया, डायरेक्टरी शासन में हमने पहले बताया कि कोई खुश नहीं था। जनगण, फरासी जनगण कोई खुश नहीं थे। तो इसलिए सब लोग चाहते थे कि नेपोलियन कुछ करे। तो इसलिए उन्होंने क्या किए, अपने सेना को उन्होंने साथ लिए। 1799 9 नवंबर उन्होंने डायरेक्टरी शासन को हटा दिए वहाँ से और उन्होंने शुरू किए कॉन्सुलेट का शासन। तो कॉन्सुलेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, 3 लोगों में सामने रह के ये शासन बनाए। तो 2 कॉन्सल अलग से थे और वो मेन थे, नेपोलियन मेन बने। तो अब शुरू हुआ इसी के साथ कॉन्सुलेट का जो शासन 1799 में शुरू हुआ, इसी के साथ ही शुरू हुआ नेपोलियन का एज, मतलब नेपोलियन का ईरा फ्रांस में। तो हम लोग देखते हैं 1814 तक नेपोलियन पूरे यूरोप में वो छा गए थे। फ्रांस में तो ऐसे ही छा गए थे। फ्रांस में हम लोग देखते हैं कि इस दौरान कैसे वो सम्राट बने, थोड़ा बता देते हैं कि पहले उन्होंने क्या किए, 10 साल के लिए कंसल हुए और उसके बाद 1802 में उन्होंने संविधान को संशोधन किया। फिर उन्होंने बोल दिया कि सारा जीवन के लिए जितने दिन वो बचेंगे वो कंसल ही रहेंगे, कंसल के रूप में शासन करेंगे। और 1804 में ये हुआ, सीनेट का प्रस्ताव पास हुआ, वहाँ पर वोट लिया गया, जिसको हम लोग गण वोट बोलते हैं। वो सबका वोट लेने के बाद ये निर्वाचित हुए फरासी देश का सम्राट, मतलब फ्रांस के सम्राट के रूप में उनका सिलेक्शन हो गया। मतलब वोट के चलते इनका नाम ही सामने आया। तो 1804 में ये बन गए फ्रांस के राष्ट्र प्रधान, मतलब फ्रांस के सर्वसभा जो बोलते हैं। नेपोलियन के बिना कुछ नहीं हिलता था। तो हम लोग इस वीडियो में आज जाने हैं कि कैसे एक साधारण परिवार से उठ के एक आदमी फ्रांस की जो हाईएस्ट पोस्ट है राष्ट्र प्रधान, वो पोस्ट उन्होंने हासिल किए थे। तो आशा करते हैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।